मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री के पेपर 3rd B में शीर्षक सूरी की मुद्राएं माप तोल भाग 2 के अंतर्गत हम शेष इसकी मुद्रा व्यवस्था के बारे में हम आज देखेंगे। शीर्षक का अभी तक हमने जीवन परिचय देखा, शीर्षक की प्रशासनिक योग्यताओं की भी हमने चर्चा की, शीर्षक की मुद्रा व्यवस्था को हमने संक्षेप में जाना, सिक्कों के प्रकार की हम चर्चा कर रहे थे और उसी के तहत हम अब NH राइट के अनुसार सिक्कों के बारे में उनके क्या विचार हैं, उनके माप तोल के बारे में उनके क्या विचार हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि NH राइट ने अपने सिक्कों के संग्रह के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न टकसालों के रुपयों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि सिक्कों का वजन 178.25 ग्राम से ज़्यादा है, 179.2 और ये 179.5 तक है। आगरा, कालपी, ग्वालियर की टकसालों से 179 के ग्राम के भी हमें सिक्के मिले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि शेरशाह के सिक्कों का वजन अकबर के सिक्कों से थोड़ा सा ज़्यादा था। अतः 180 ग्राम इक्वल टू 1 तोल को जारी रखते हुए रुपये का वजन रखा गया। इसके अलावा शेरशाह ने शुद्ध तांबे के सिक्के भी आरंभ किए थे, जिन्हें अकबर ने भी बाद में जारी रखा था और जिसे दाम भी कहा जाता है। दाम के बारे में अबुल फजल लिखते हैं कि इससे पहले इसे पैसा कहा जाता था और पूर्व शासकों के मिश्रित धातुओं के सिक्के, जिन्हें सल्तनत काल में हमने देखा था जीतल कहा जाता था, उस जीतल के स्थान पर शेरशाह ने पैसा नामक तांबे के सिक्के प्रारंभ किए और इसी पैसे का प्रयोग आज तक हो रहा है। पैसे के तोल में विभिन्नता दिखाई देती है और ये कहना मुश्किल है कि उसका निर्धारित वजन कितना है। उदाहरण के तौर पर जैसे नारनौल टकसाल के पैसे का वजन 328 से 329 ग्राम और हिसार टकसाल के सिक्कों का वजन 329 मिलता है। इतने अधिक तांबे के वजन के सिक्के इससे पहले हमें नहीं मिलते हैं। नारनौल टकसाल के सिक्कों का वजन हमें सबसे अधिक मिला है। संभवतः तांबे की खान पास में होने के कारण उन्हें कम कीमत पर तांबा उपलब्ध हो जाता था, तो सिक्के का वजन उनकी उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। हम ये कह सकते हैं 1 रुपये में 40 पैसे होते थे। टकसाल शेरशाह ने बादशाह बनने के बाद बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने शासन किया था। राज्य को प्रांतों में बांटा था प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से। तो प्रांतों में बांटने के बाद प्रत्येक सूबे में एक टकसाल उन्होंने खोली थी। चांदी के रुपए के लिए 23 टकसालें थी। ये टकसालें उज्जैन, आगरा, चुनार, रणथंभौर, सतगांव, शरीफाबाद, शेरगढ़, फतेहाबाद, कालपी, ग्वालियर, मालोद, लखनौती, नारनौल आदि रही थी। तांबे के सिक्के आबू, आगरा, अलवर, अवध, बयाना, चुनार, हिसार, संभल, लखनौती, मालोद, शेरगढ़, दिल्ली, कन्नौज आदि में बनाए जाते थे। इन टकसालों के अलावा हमें कुछ ऐसे सिक्के भी मिलते हैं जिन पर टकसाल का नाम नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि ये सिक्के शेरशाह के प्रारंभिक वर्षों के थे। अधिकतर तांबे के सिक्कों के अग्रभाग पर अल फरीद या अहमद अल आमिर और पृष्ठभाग पर सुल्तान का नाम, उनकी उपाधि और टकसाल का नाम मिलता है।
लिपि और कलमा के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों ने अपने सिक्कों पर अपना नाम नागरी लिपि में लिखने की परंपरा डाली थी, किंतु बाद के शासकों ने इसे नहीं अपनाया। शेरशाह ने पुनः इस परंपरा को अपनाया और उसके सिक्कों पर श्री शेरशाह, श्री सिरशाह, श्री सिरशाही, श्री शेरशाह ये नागरी लिपि में अंकित मिलता है। यद्यपि ये हमें अशुद्ध हिंदी लिपि में भी मिलते हैं। चांदी के सिक्कों पर कलमा और चारों ओर खलीफा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का नाम अग्रभाग में मिलते हैं। पृष्ठभाग पर शेरशाह का नाम है, फरीद उल दुनिया व दिन अल मुजफ्फर, शेरशाह सुल्तान लिखा मिलता है। उसकी दूसरी उपाधि खल्द अल्लाह मुल्क, टकसाल का स्थान और तिथि हिजरी संवत में तथा राजा का नाम श्री शेरशाही नागरी लिपि में मिलता है। शेरशाह का चांदी का सिक्का अग्रभाग गोलाकार में शेरशाह अल सुल्तान खल्द अल्लाह मुल्क व सुल्तान फरीद अल दुनिया व अल दिन अल मुजफ्फर जर्ब जहाँ पनाह श्री शेरशाही नागरी लिपि में लेख अनेक प्रकार से लिखे जाते थे, जो उनके प्रकारों को अलग अलग करती हैं। कलमा वृत्त गोलाकार, चैन, दोहरा चौकोर, दोहरा गोल, तांबे के सिक्के से हमें एक और लेख मिलता है। अहत अल अमीर, अल हामी, अल दीन, अल दयान और पृष्ठभाग पर सुल्तान का नाम, पदवी और टकसाल का नाम मिलता है। शेरशाह के उत्तराधिकारी ने 1542 से 1552 के मध्य इस्लाम शाह के सिक्के चलवाए और चांदी के सिक्के में नारनौल, बयाना आदि नाम हैं, किंतु उज्जैन, पड़ुआ, रणथंबोर, फतेहाबाद और मालोद टकसालें बंद कर दी गई थी। तांबे की टकसाल वाले सिक्कों में बदायूं, रायसेन, शाहगढ़, शेरशाह और कन्नौज को जोड़ा गया था। इस्लाम शाह के चांदी के सिक्कों पर चौकोर में कलमा और बाएं कोने में तारीख लिखी गई है। 953 उसके चारों ओर लिखा हुआ मिलता है। अबू बकर उल सिद्दीक, उमर उल फारूक, उस्मान उल आफान, अली उल मुतीजी और पृष्ठभाग पर चौकोर में सुल्तान इस्लाम शाह शेरशाह, खल्द अल्लाह मुल्कर और उसके चारों तरफ उल मुजफ्फर, अल्लाह अल दुनिया व अल दीन जर्ब चुनार। कई सिक्कों पर टकसाल के चिन्ह नहीं मिलते हैं। पैसे का आधा और 1/8 भाग के सिक्के भी मिले हैं। और इसके बाद मोहम्मद आदिल शाह 1552-53 के साथ ही हमें सूर्यवंश के पतन के संकेत मिलते हैं। टकसालों की संख्या धीरे धीरे 5 रह गई थी और ये साम्राज्य के पतन की ओर संकेत करती है। आधा रुपये का सिक्का भी हमें मिलता है और इससे पता चलता है कि आदिल शाह के बाद दिल्ली और आगरा सूर साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहे थे। संभवतः शाहगढ़, शेरगढ़, कन्नौज जिसे कहा जाता है को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इब्राहिम और सिकंदर सूर ने बहुत कम मात्रा में चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए और शेरशाह के समय में स्वर्ण निर्मित सिक्कों को अशरफी कहा जाता था। ये भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार शेरशाह के बारे में जो कहा गया है कि इनके शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया था वह चांदी का सिक्का था और इस सिक्के का वजन 178 ग्राम था।
शेरशाह सूरी ने तांबे और सोने के सिक्के भी चलाए थे। तांबे के सिक्के को उस समय दाम और सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था। शेरशाह सूरी के बारे में जैसे ये भी जानकारी आती है कि रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल 1540 से 1545 के दौरान किया था। और ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया था वह एक चांदी का सिक्का था और इस सिक्के का वज़न 178 ग्राम था, करीबन 11,534 ग्राम या 11.5 ग्राम कह सकते हैं। शेरशाह सूरी ने तांबे और सोने का सिक्का भी चलाया था। तांबे के सिक्के को उस समय दाम और सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया रुपया आज तक प्रचलन में है और भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भी ये प्रचलन में रहा था। ब्रिटिश राज में इसका वज़न 11.66 ग्राम था और इसमें 91.7% शुद्ध चांदी थी। सोने की मोहर का मूल्य 16 रुपये था, मतलब सोने के एक सिक्के या मोहर के बदले चांदी के 16 सिक्कों या रुपयों का लेन देन होता था। तो ये शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था थी। और अब हम देखेंगे शेरशाह के उत्तराधिकारी। शेरशाह की मृत्यु के बाद अधिकांश जो अमीर थे उन्होंने उसके दूसरे पुत्र जलाल खां का पक्ष लिया और उसे इस्लाम शाह के नाम से 27 मई 1545 को गद्दी पर बैठा दिया था। उसने सबसे पहले अपनी सेना को 2 मास का वेतन नगद बांट दिया, जिसमें 1 महीने का वेतन पुरस्कार स्वरूप दिया गया था। उसने अपने सैनिकों और सरदारों की पदोन्नति की, जिससे वे उसके प्रति स्वामी भक्त बन जाएं। परंतु इससे कुछ सरदार नाराज होकर शेरशाह के बड़े पुत्र आदिल खां को आमंत्रित कर लिया। आदिल खां का समय रणथंबोर पर अधिकार था। ख्वास खां और ईसा खां की सहायता से उसने आगरा पर आक्रमण किया, परंतु हार कर पन्ना की तरफ भाग गया और उसके पश्चात उसका नाम हमें नहीं मिलता है। तो इस प्रकार इस्लाम शाह का सिंहासन सुरक्षित हो गया और इस्लाम शाह के नाम से वो शेरशाह का बाद शासक बना था। इस्लाम शाह ने लगभग 1553 तक शासन किया था और इसके बाद उसकी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। जहाँ तक इस्लाम शाह की अपने सरदारों के प्रति नीति का सवाल है, वो उचित नहीं था। अफगान सरदारों में इससे व्यापक असंतोष था और उसके समय में तो वे शांत रहे, परंतु उनमें राजवंश के प्रति भक्ति नहीं रही और इस्लाम शाह की मृत्यु होते ही सिंहासन का फैसला तलवार द्वारा किया गया। इस प्रकार शेरशाह का अफगान एकता का प्रयत्न न केवल विफल हुआ, बल्कि कठोर नीति अपनाकर इस्लाम शाह ने उसे गहरा आघात भी किया था। इस्लाम शाह की मृत्यु होते ही साम्राज्य की एकता नष्ट हो गई, उसके पतन के रास्ते खुल गए। उसके बाद 12 वर्ष का उसका पुत्र फिरोज गद्दी पर बैठा, किंतु राजा रौन के 3 माह बाद ही उसके मामा मुबारिज़ खान ने उसकी हत्या कर दी और उसके हत्या कर दी और स्वयं मोहम्मद आदिल शाह के नाम से सुल्तान बन गया। तो ये स्थिति थी। सूर साम्राज्य छिन्न भिन्न होता गया और विभिन्न अफगान सरदार आपस में संघर्षरत थे। हुमायूं को पुनः 1554 ईस्वी में भारत पर 54-55 में आक्रमण करने का मौका मिला और वह लाहौर तक बिना किसी परेशानी के पहुंच गया। मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर शाह की सेना को और जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को हराकर हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार 15 वर्ष के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित दूसरे अफगान सत्ता का पतन हो गया और भारत पर पुनः मुगलों की एकता और सत्ता स्थापित हो गई। जहाँ तक शेरशाह के मूल्यांकन का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेरशाह का अपना एक विशिष्ट स्थान है। सैनिक और असैनिक मामलों में शेरशाह ने निसंदेह अद्भुत योग्यता का परिचय दिया। बिहार के छोटे से जागीरदार के पुत्र की अवस्था से वह हिंदुस्तान के सम्राट के पद तक उन्नति कर गया और बड़े विशाल और विस्तृत प्रदेशों को अपने आधिपत्य में उसने ले लिया। उसने मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और सम्मानित मुगलों का अभिमान चूर चूर कर दिया। उसने एक विशाल सेना का, जो उसके प्रतिपक्षों के लिए भयप्रद स्थिति थी, उसका निर्माण किया। देश में सुशासन व्यवस्था के लिए जिन सुप्रणालियों का प्रतिपादन किया और जिस अथक परिश्रम से उसने राज्य शासन की देखरेख की, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आर.पी. त्रिपाठी ने भी लिखा है कि कोई भी इतिहासज्ञ अकबर के पहले के मुस्लिम शासकों के मध्य महानता, बुद्धिमानी और कार्य क्षमता के नाते शेरशाह को सर्वोच्च पद से वंचित नहीं कर सकता। यद्यपि शेरशाह ने 68 वर्ष की आयु में शासन संभाला था, तब उसने ये भी कहा था कि मुझे अफसोस है कि शक्ति मेरे हाथ में उस समय आई जब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। परंतु फिर भी उसमें उत्साह और महत्वाकांक्षा असीमित थी। वह प्रतिदिन 16 घंटे काम करता था। वह एक सैनिक, चतुर सेनानायक, कुशल कूटनीतिज्ञ था। वह केवल विजय प्राप्त करने में विश्वास करता था और उसका मानना था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भले बुरे सभी साधनों का व्यवहार में लाना उचित है। वह एक सफल शासक था और उसे प्रजा के सुख का पूरा ध्यान था। प्रजा की भलाई के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता था। शासन व्यवस्था के पुनर्गठन, भूमि बंदोबस्त, लगान, मुद्रा, वाणिज्य, व्यापार में उसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण मध्यकाल के महान शासक प्रबंधकों में उसकी गणना की जाती है। अथक परिश्रम, कर्तव्यपरायणता, अनेक सुधार तथा न्यायप्रियता के कारण शेरशाह का नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध रहेगा।